नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के नियंत्रण और कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है। बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत ने टेस्टिंग, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इन्फ्रास्ट्रक्चर में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर भी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में तैयारियां अच्छी हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर ध्यान दिया जाए। साथ ही सीएम तीरथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते आते तीर्थनगरी ऋषिकेश में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। 3 बार से लगातार ऋषिकेश विधानसभा से विधायक रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है। इस बार कांग्रेसियों ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही ऋषिकेश कोतवाली में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर भी दी है। वहीं इन सब के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के इस कदम को लाश पर राजनीति करने वाला बताया है। लगातार ऋषिकेश के अंदर कोविड पेशेंटों की, मरीजों की संख्या बढ़ती गई और कई लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। और लगातार देश के प्रधानमंत्री ये कहते आए हैं कि कोविड के नियमों का पालन करते जाइए और करोड़ों करोड़ों रुपए होर्डिंगों पे प्रदेश सरकार ने लगाए कि कोविड के नियमों का पालन करें। लेकिन ऋषिकेश क्षेत्र के विधायक, विधानसभा के अध्यक्ष 6 अप्रैल को बहुत बड़ी संख्या में पाम रिसोर्ट में हजारों लोगों को इकट्ठा करते हैं। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का, कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। उसके बाद भी लगातार अपने कैंप कार्यालय हो, कृष्णनगर कॉलोनी हो, तमाम सभी जगहों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का काम किया। कहीं ना कहीं उस भीड़ के इकट्ठा होने की वजह से ऋषिकेश कोविड ग्रस्त हुआ और कई लोगों की मृत्यु भी हुई। देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा उनको 2 माह बाद क्यों याद आएगी उसके कारण कोरोना फैला। और मुझे लगता है कि इनको हर चीज़ बाद में पता चलती है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोरोना की इस दौर में ये लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। कहीं किसी प्रकार का सहयोग जनता के लिए इनके द्वारा नहीं किया गया। ये वो लोग हैं जो लाशों पर राजनीति करते हैं। परसों मेरे कार्यालय पे इनका घेराव का कार्यक्रम इन्होंने निश्चित किया और जब मेरे ओएसडी ताजिंदर सिंह नेगी जी के पिताजी की उस दिन डेथ हुई, अंत्येष्टि थी, हम सब लोग व्यथित थे, दुखी थे, उसके बावजूद उन्होंने वो काम किया। और राजकीय चिकित्सालय में ऋषिकेश में हर तरह की सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए स्थानीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल प्रयासरत हैं। कोरोना महामारी के विकट परिस्थितियों एवं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज अपनी विधायक निधि से 8 एयर कूलर राजकीय चिकित्सालय को समर्पित किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में स्वास्थ्य उपकरणों के अभाव की कमी को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात की, जिस पर सीएमएच में उनसे 8 कूलर एवं एम्बुलेंस की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही हाईटेक सुविधाओं से सुसज्जित एम्बुलेंस को अस्पतालों में समर्पित कर दिया जाएगा। – 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के हरीश रावत के बयान को लेकर इंदिरा हृदयेश ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि कांग्रेस अपनी परंपरागत नीति से काम करेगी। जो पार्टी का नियम होगा उसी आधार पर कांग्रेस पार्टी अपना चेहरा घोषित करेगी। यह किसी के कहने या सुनने से नहीं होगा। पार्टी आलाकमान जो आदेश देगा, पार्टी के हर व्यक्ति को उस आदेश का पालन करना होगा। चुनाव संचालन की कमान किस नेता को दी जाएगी और पार्टी की रणनीति क्या होगी, इस पर इस बैठक पर विचार किया जा सकता है। उत्तराखंड के नेता है कांग्रेस के, उन्हें जो कमान चाहो सौंप दो, उसमें किसी क्या पता। लेकिन हरीश रावत जी अड़े हुए हैं कि चेहरा घोषित हो और आप लोग चाहते हैं एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए। आखिर अलग अलग मतभेद क्यों दिख रहा है पार्टी के नेताओं में? ऐसा है कि ना कोई चाहता है ना उनके कहने से घोषित होगा। जो कांग्रेस की परंपरागत व्यवस्था उसी में होगा। हमेशा नियम ये है
कि जब बहुमत आ जाता है तो पार्टी का लीडर चुना जाता है। पार्टी का लीडर इनानिमस होता है, जिसके प्रति सभी की सहमति होती है। हरिद्वार में शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग करते हुए कहा कि आज़ादी के समय जब भारत के 2 टुकड़े हुए, जिसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान का गठन हुआ, तो फिर भारत हिंदू रिपब्लिक क्यों नहीं बन सकता। विकास विकास और सिर्फ विकास के दावे करने वाली बीजेपी सरकार और विधायक जब अपने ही शासनकाल में अपने ही अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यालय में विकास करवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठना पड़ जाए तो क्षेत्र में हुए विकास के सारे दावे आंखों के सामने घूमने लगते हैं। बड़े बड़े दावों के बीच जब सरकार के नेता अपने ही अधिकारियों को जलने और जलाने की धमकी दें तो उस राज्य और राज्य के जनपदों के विकास का सारा कच्चा चिट्ठा आपको जरूर याद आएगा। कुछ ऐसा ही नजारा सूबे के मुख्य जिले ऊधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय में देखने को मिल रहा है, जहां अपने ही सरकार के शासनकाल में रुके हुए विकास की मांग को लेकर विधायक साहब को सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यालय पर धरने पर बैठना पड़ा है। विकास न होने से नाराज विधायक ने अधिकारियों पर हावी अफसरशाही का ताना कसते हुए तमाम आरोप मढ़ दिए हैं। आपको बता दें कि विधायक राजकुमार ठकुराल लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के दफ्तर में धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने चीख कर आरोप लगाया है कि 2.5 साल से स्वीकृत सड़कें टेंडर होने के बाद भी नहीं बनी हैं। लगभग 40 सड़कें ऐसी हैं जिन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। ठकुराल का कहना है कि वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मजबूर हैं और उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के काम नहीं हुए तो वो लोक निर्माण विभाग के रुद्रपुर डिवीजन के खिलाफ धरना देंगे। थराली में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगातार कई सामाजिक संगठन मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं हंस फाउंडेशन भी पिछले कई सालों से लगातार सामाजिक सेवा में काम कर रहा है। हंस फाउंडेशन अलग अलग टीमों के जरिए प्रदेश में गांव-गांव जाकर कोरोना में फ्रंटलाइन वर्कर और कोरोना पीड़ितों को सुरक्षा किट दे रहा है। शनिवार को हंस फाउंडेशन की टीम ने तहसील परिसर में शिविर लगाकर तहसील के अधिकारियों, कर्मचारियों समेत पत्रकारों को भी कोविड से बचाव के लिए सुरक्षा किट बांटी। सत्तारूढ़ दल बीजेपी अब चुनावी मोड में नजर आने लगा है। बीते दिन देर शाम देहरादून बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रम, चिंतन शिविर, कार्य समिति की बैठक, जिलों में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान और कोरोना में सेवा कार्य के दौरान खुद या अपनों को खो चुके कार्यकर्ताओं के घर जाने के बारे में चर्चा की गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन ये तय नहीं हुआ है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो देहरादून बीजेपी कार्यालय में देर शाम ये बैठक हुई है। बैठक में कई मुद्दों पर पार्टी पदाधिकारियों के बीच चर्चा हुई। सीएम तीरथ सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव लड़ने पर भी मंथन किया है। उनके साथ जो पदाधिकारी थे वो भी इस मंथन में शामिल हुए। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सीएम तीरथ सिंह रावत दोनों शामिल हुए थे। और उत्तराखंड में भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन के बाद मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे नारायणकोटी के पास मलबा आने से यातायात बाधित हुआ है। वहीं प्रशासन लगातार दोनों राजमार्गों को खोलने में जुटा है। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण नालों के नदियों में तब्दील हो जाने की खबरें आ रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए स्थानीय प्रशासन को पर्याप्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के साथ तेज हवाओं के चलने की आशंका है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल और चंपावत में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
तो उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऋषिकेश में और रुद्र बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद रोड जाम हो गया है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे नारायण कोटी के पास भी मलबा आने से रोड जाम हो गया है। दोनों राजमार्गों को खोलने में प्रशासन जुट गया है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ है। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में 341 युवा अफसरों की टोली देश पर मर मिटने की शपथ लेकर आज भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन गई। आपको बता दें कि ऐतिहासिक चैटफुट भवन के सामने ड्रिल इक्वायर पर परेड सुबह 8:30 बजे शुरू हुई। सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ले जनरल आरपी सिंह ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड का निरीक्षण किया और पास जेंटलमैन कैडेट्स में सलामी ली। वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार कैडेट्स के परिजन शामिल नहीं हुए। तो आईएमए में पासिंग आउट परेड हुई है। इस बार कैडेट्स के परिजन इस परेड में शामिल नहीं हुए। पासिंग आउट परेड में 425 कैडेट्स शामिल हुए थे। 341 भारतीय कैडेट्स, 84 मित्र देशों के कैडेट्स इस परेड में शामिल हुए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।